मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाने वाली मूवी मुगल-ए-आजम को ऐतिहासिक और एपिक फिल्म का दर्जा दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक के आसिफ को फिल्म निर्माण के दौरान न सिर्फ भारतीय सेना ने अपना सहयोग दिया था, बल्कि जब तक वो जिंदा रहे उन्हें फिल्म जगत व तत्कालीन राजनीतिक दायरों में भी अच्छा खासा सम्मान प्राप्त होता था। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री चौहान, श्री राधा कृष्णन और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपना कीमती वक्त निकालकर मुगल-ए-आजम देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन महान कहे जाने वाले निर्देशक के आसिफ के बच्चों ने न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के स्मगलरों और देश विरोधी अपराधियों से रिश्ते बना लिए, बल्कि पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर फिल्म पर से बैन हटवाया था। आजकल महल के चमन में अनार की इन कलियों पर बहार है, जो अब तक जिले-लाही की निगाहों से महरूम है। क्या था मुगल-ए-आजम का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और कौन सा नामी स्मगलर था के आसिफ का दामाद? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं धीरज। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगल-ए-आजम एक ऐसी फिल्म जिसे कई मायनों में लीजेंड का दर्जा प्राप्त है। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती है, शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इसे सबसे महंगी फिल्म माना जाता है और संभवतः सबसे लंबे समय तक बनने वाली फिल्म भी यही है। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सही नसीब, जिल्ले-इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। यह फिल्म इसके निर्देशक के आसिफ के जुनून की वजह से भी चर्चित रही है। कई सिनेमा विश्लेषकों का मानना है कि इस फिल्म में मुगलिया सल्तनत का ऐसा अतिरंजित वर्णन किया गया है कि अगर मुगल बादशाह अकबर खुद इसे देख लेते तो वो भी हैरत में पड़कर दांतों तले उंगली दबा लेते। इससे पहले कि अकबरी तलवार का लंबा सा मौत बनकर तुम्हारे सरों पर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अनारकली हमारे हवाले कर दो। हालांकि सलीम अनारकली के किस्से पर दुनिया के किसी इतिहासकार को यकीन नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखने वाले इसे ऐतिहासिक दस्तावेज ही मानते हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। सलीम, महाबली का सामना एक लौंडी के लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मगरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस फिल्म ने भारत में मुगलों को ग्लैमराइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस वक्त की सरकार में शामिल हुक्मरानों ने भी इसमें दिल खोलकर साथ दिया था। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर उमर खयाम की रुबाई सुनहरे वक्त की बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे? न सिर्फ सरकार के कई म्यूजियमों में मौजूद सामान, किले और मैदान बड़े आराम से शूटिंग के लिए उपलब्ध करवा दिए गए थे, बल्कि भारतीय सेना के घोड़ों और सैनिक साजो सामान भी बाकायदा रक्षा मंत्रालय के सरकारी आदेश के जरिए फिल्म की शूटिंग में झोंक दिए गए थे। और इस तरह 1.5 करोड़ रुपए की लागत और 10 बरस की मेहनत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर मुगल-ए-आजम तैयार हो। आलोचकों का कहना है कि के आसिफ जुनून की हद से भी आगे बढ़कर मुगल शासकों की भव्यता को महिमा मंडित करना चाहते थे और इसमें सरकारी मशीनरी का जमकर इस्तेमाल किया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। के आसिफ को वैसे तो फक्कड़ माना जाता है, लेकिन इटावा के मामूली दर्जी से मुंबई के सबसे महंगे शोमैन बनने तक के अपने सफ़र में
उन्हें जुगत भिड़ाने में महारत हासिल हो गई थी। कहते हैं उन्होंने अपनी इसी जुगत भिड़ाने की तकनीक के कारण फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज तक में सरकारी तंत्र का जमकर उपयोग किया था। मान सिंह यलगार हो, फिल्म को सुपरहिट बनाने और सफलतापूर्वक चलाने में सरकार की व्यवस्था और प्रचार तंत्र का इस्तेमाल महत्वपूर्ण भूमिका में था। आज हिंदुस्तान के लाखों इंसान इनकी मेहनत की दाद देने के लिए बेताब हो गए। यह फिल्म भारत के साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कारोबार भी किया। खास बात यह रही कि दुनिया भर से बटोरे गए पैसों में से भारत सरकार का हिस्सा ना के बराबर रहा। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा तो इसका असर दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ा। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने भारतीय फिल्मों का प्रसारण अपने यहाँ बैन कर दिया, क्योंकि फिल्म मुगले आजम इस्लामी संस्कृति को ग्लैमराइज करने की पृष्ठभूमि में बनी थी, इसलिए इसका उस देश में लोकप्रिय होना लाजमी था जिसकी बुनियाद ही इस्लाम धर्म पर आधारित थी। लेकिन इसके बैन होने पर फिल्म के कारोबार पर भारी असर पड़ा। खास बात यह है कि उन दिनों इंटरनेट और ऐप तो दूर की बात, डीवीडी या वीसीआर तक नहीं हुआ करते थे। बहरहाल सन 2004 में इस फिल्म का कलर वर्जन दोबारा रिलीज़ किया गया। डिजिटल तकनीक की मदद से पूरी फिल्म को कलर प्रिंट में तैयार किया गया। देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा। और नई दिल्ली से लेकर लंदन तक कई भव्य समारोहों के जरिए इसे दोबारा जमकर पब्लिसिटी मार्केट में उतारा गया। इस पूरे आयोजन में पर्दे के पीछे से मुख्य भूमिका निभाई थी के आसिफ के बेटे अकबर आसिफ ने, जो लंदन में बस चुका है और वहाँ एक कारोबारी है। पाकिस्तान में इस फिल्म पर से रोक हट जाए, इसके लिए अकबर ने पाकिस्तान के तत्कालीन शासक परवेज मुशर्रफ के पास जमकर लॉबिंग भी की थी। इस बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी जरा एक नज़र डालते हैं आसिफ परिवार और उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की। के आसिफ एक रंगीन तबीयत के व्यक्ति थे। उन्होंने 4 शादियां की थी। जब वो मुंबई आए उससे पहले इटावा में उनकी शादी हो रखी थी। उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों के बारे में मीडिया में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब वो मुंबई आए तो उन्होंने अपनी बहन सिकंदर बेगम के घर को अपना ठिकाना बनाया, जिसकी शादी उनके रिश्ते के भाई नज़ीर अहमद से हुई थी। नज़ीर अहमद हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। नज़ीर अहमद खुद भी एक रंगीन तबीयत के व्यक्ति थे और उन्होंने एक अभिनेत्री थी सितारा देवी, उनसे शादी कर ली थी। तो इस तरह से सितारा देवी के आसिफ की बहन की सौतन बन गई। अब के आसिफ को यह बात ईगो पर लगी और वो सितारा देवी पर डोरे डालकर उन्हें भगा ले गए दिल्ली। जाहिर सी बात थी, नज़ीर ने उन्हें तलाक दे दिया और इस तरह से के आसिफ की बहन का घर बच गया। हालांकि बाद में नज़ीर अहमद ने हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री स्वर्णलता से शादी कर ली और पाकिस्तान चले गए। अब के आसिफ सितारा देवी के साथ रहने लगे। इस बीच उन्होंने मुगले आजम फिल्म बनानी शुरू की तो सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार सुल्ताना से इंट्रोड्यूस करवाया के आसिफ को। निगार सुल्ताना पहले से भी शादीशुदा थीं, लेकिन वो के आसिफ से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान अपने पहले पति को छोड़कर के आसिफ से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, अकबर आसिफ और हिना कौसर। इधर के आसिफ ने फिल्म की जब शूटिंग पूरी हो गई और फिल्म के रिलीज़ के ठीक पहले दिलीप कुमार की बहन से भी शादी कर ली थी। इस बारे में एक विस्तृत वीडियो हमने इसी चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक आई बटन में है। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को। के आसिफ की असमय मौत के बाद
निगार और उनका परिवार आर्थिक दबाव में आ गया था। उन्होंने हिना कौसर को फिल्म में उतार दिया। मोरे राजा एक चीज है तो मेरे पास रुपया से बढ़ के। हालांकि कौसर के साथ के आसिफ का नाम जुड़ा होने के कारण उसे फिल्मों में काम तो मिल जाता था, लेकिन वो अपने अभिनय से दर्शकों के दिल पर कोई छाप छोड़ने में नाकाम रही। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप ये खत मेरे भैया को लिख दीजिए ताकि वो मुझे इस नर्क से निकाल ले जाए। कुछ दशकों तक जब फिल्में नहीं चली तो 1991 में हिना ने इकबाल मेमन नाम के एक शख्स से शादी कर ली। ये इकबाल मेमन वही शख्स था जिसे जुर्म की दुनिया में इकबाल मिर्ची के नाम से जाना जाता था। इकबाल ने 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शोहदे के तौर पर ड्रग्स का कारोबार शुरू किया था। जब भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने उसके कारोबार पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी तो वह पहले दुबई गया, फिर वहाँ से लंदन भाग गया। लंदन में उसने दिखावे के तौर पर एक राइस मिल खोल ली थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों का दावा था कि वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जरिए भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग करवा रहा था। हिना जब इकबाल मिर्ची की दूसरी बीवी बनी थी, उस वक्त भी वह भारतीय एजेंसियों के रडार पर था। यह बात आश्चर्यजनक है कि उस दौर में भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया। इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी लोगों में शामिल था और दाऊद के ड्रग नेटवर्क को संभालता था। मुंबई पुलिस और ईडी के वांटेड इकबाल मिर्ची को एशिया में ड्रग किंग के रूप में देखा जाता था। सन 2011 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसने कानूनी दांवपेच लगाकर भारत का अपना प्रत्यर्पण रुकवा लिया था। इसके बाद सन 2013 में लंदन में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हिना कौसर अब कहाँ है यह किसी को नहीं पता। खास बात यह है कि निगार सुल्ताना हो या उसके परिवार का कोई और सदस्य, सभी ने इस स्मगलर से जुड़े रिश्ते का स्वागत किया। कहते हैं हिना के भाई अकबर आसिफ ने भी अपने जीजा इकबाल मिर्ची की पोजीशन और उसके संबंधों का खूब इस्तेमाल किया। उसने सन 1981 में रिलीज फिल्म रूही में एक छोटा सा रोल भी निभाया, लेकिन वो बाद में लंदन चला गया और वहाँ व्यापार करने लगा। उसने लंदन व दुबई में रेस्टोरेंट तथा एंटरटेनमेंट की एक कंपनी भी खोल ली। सूत्रों का कहना है कि उसके होटल व एंटरटेनमेंट के कारोबार भी इकबाल के कारोबार के फ्रंट के तौर पर काम कर रहे थे। हाल ही में लीक हुए पेंडोरा पेपर्स ने अकबर आसिफ के चेहरे पर से एक और नकाब उतार फेंका है। पेपर्स में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि के आसिफ के इस बेटे का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से लेन देन का सौदा हुआ था। जब सन 2004 में परवेज मुशर्रफ लंदन की आधिकारिक यात्रा पर थे तो अकबर ने उनसे डोरचेस्टर होटल में मुलाकात की, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ठहरा था। अकबर ने उस दौरान परवेज मुशर्रफ को डिजिटली कलर्ड फिल्म की सीडी भी भेंट की थी। उस वक्त मीडिया में भी यह मुद्दा उठा था और उम्मीद जताई गई थी कि शायद पाकिस्तान में मुगल आजम से बैन हट जाए, लेकिन मुशर्रफ एक घाघ सौदेबाज साबित हुए और करीब 2 सालों तक अपने फैसले को टालते रहे। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक अकबर आसिफ ने परवेज मुशर्रफ के करीबी रहे आर्मी जनरल शफत उल्लाह शाह की पत्नी को वर्ष 2006 में लंदन में एक महंगा अपार्टमेंट गिफ्ट किया था। उस वक्त इस अपार्टमेंट की कीमत करीब $12 लाख थी, जो भारतीय करेंसी में कई करोड़ बैठती है। गौरतलब है कि उसी साल जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मुगल आजम पर से बैन हटा दिया था। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था कि 40 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को पाकिस्तान में प्रदर्शन की इजाज़त मिली थी। इस फ्लैट की रजिस्ट्री सन 2007 में हुई थी। इससे यह बात साफ समझ में आती है कि मुशर्रफ से आसिफ की मुलाकात कैसे हुई, और यही बातें बॉलीवुड, पाकिस्तानी सेना और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते को साफ भी कर रही है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म के तार भी अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी बॉलीवुड फिल्मों और अंडरवर्ल्ड के संबंधों से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।